ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है ई स्टडी विद अनिल सर। फ्रेंड्स, आज का जो विषय है वो है हिंदी। आज के इस लेक्चर में मैं आपसे हिंदी के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पूछूंगा। आपको बता दूं कि ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे के सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी लेट लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलते पहले क्वेश्चन पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, चवन्नी में समास बताइए। आपके विकल्प हैं द्वंद्व समास, दूसरा है द्विगु समास, तीसरा है कर्मधारय समास और चौथा है बहुब्रीहि समास। आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन को चूज करना है। सो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है फर्स्ट का बी, यानी द्विगु समास। द्विगु समास इज द राइट वन। देखिए, चवन्नी का मतलब होता है चार आनों का समूह, और जिस समास में पहला पद संख्यावाची होता है वह द्विगु समास होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जिस समास में पहला पद संख्यावाची होता है वह द्विगु समास होता है। जैसे त्रिभुवन, पंचवटी, नवग्रह, तो ये सारे सारे एग्जाम्पल आपके द्विगु समास के हैं। सो जो फर्स्ट का बी है ये एकदम सही है। और बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कलम का सिपाही के लेखक हैं। आपके विकल्प हैं प्रेमचंद, दूसरा है अमृत राय, तीसरा है विष्णु प्रभाकर और चौथा है रामविलास पासवान। आपको यहाँ पर सही विकल्प का चुनाव करना है। सो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है सेकंड का बी। सेकंड का बी इज द राइट वन, अमृत राय इज द राइट वन। देखिए, कलम का सिपाही हिंदी के विख्यात साहित्यकार अमृत राय द्वारा रचित एक जीवनी है जिनके लिए उन्हें सन 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है। सो सेकंड का जो बी है ये एकदम सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कौन सी है। आपको यहाँ बताना है कि हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा कौन सी है। आपके विकल्प हैं फर्स्ट इज ईयर, आप बीती, दूसरा है अपनी खबर, तीसरा है क्या भूलूं का क्या याद करूं और चौथा है रसीदी टिकट। आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन को चूज करना है। सो क्या ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है। यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है थर्ड का सी, क्या भूलूं क्या याद करूं। ये हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है। सो थर्ड का सी इज द राइट वन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है। आपके विकल्प हैं ऐतिहासिक, आंचलिक, जासूसी या पौराणिक। आपको यहां पे सही विकल्प का चुनाव करना है। सो बता दो, जो सही विकल्प है वो है फोर्थ का बी, यानी आंचलिक यहां पर जो है एकदम सही है। मैला आंचल आंचलिक प्रकार का उपन्यास है। देखिए, इसमें नेपाल की सीमा से सटे उत्तर पूर्वी बिहार के एक पिछड़े ग्रामीण अंचल को पृष्ठभूमि बनाकर फणीश्वरनाथ रेणु ने वहां के जीवन का अत्यंत जीवंत व मुखर चित्रण किया है। तो देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका और तैयार हो रहा है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि मैला आंचल किसके द्वारा लिखी गई है, सो आपका आंसर हो जाएगा फणीश्वरनाथ रेणु, और ये एक प्रकार का आंचलिक उपन्यास है। सो फोर्थ का बी इज द राइट वन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहां पर है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित महाकाव्य का नाम बताइए। आपके विकल्प हैं कामायनी, दूसरा है साकेत, तीसरा है कविप्रिया और चौथा है प्रिय प्रवास। आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन को चूज करना है। तो क्या ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है। और आई होप कि अब तक आपने सही विकल्प को गेस कर लिया होगा। तो बता दो, जो फिफ्थ का डी है यानी प्रिय प्रवास, ये एकदम सही है। फिफ्थ का डी इज द राइट वन। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन में कुछ और दे रखा हुआ है, कामायनी। ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसके राइटर हैं जयशंकर प्रसाद। ऐसे यहाँ पे साकेत है, साकेत लिखी गई है मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा। और जो कवि प्रिया है ये लिखी गई है रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि केशव दास जी के द्वारा। सो जो फिफ्थ का डी है ये एकदम सही है। कामायनी जयशंकर प्रसाद, साकेत मैथिली शरण गुप्त, कवि प्रिया लिखी गई है केशवदास जी के द्वारा और प्रिय प्रवास लिखी गई है अयोध्या सिंह उपाध्याय जी के द्वारा। तो फिफ्थ का डी इज द राइट वन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, एक यहाँ पर पंक्ति दे रखी है और आपको बताना है कि इसमें अलंकार कौन सा है। तो क्वेश्चन यहाँ पर है, बिनु पग चले सुने बिनु काना। आपको बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। आपके विकल्प हैं प्रतीप अलंकार, दूसरा है विभावना अलंकार, तीसरा है संदेह अलंकार
और चौथा है उत्प्रेक्ष अलंकार। बिनुपद चले सुने बिनु काना में कौन सा अलंकार है? सो यहाँ पर जो 6th का बी है विभावना अलंकार, ये एकदम सही है। देखिए जहां कारण के ना होते हुए भी कार्य का होना पाया जाता है वहां विभावना अलंकार होता है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बिनु पग चले, मतलब उसके पैर नहीं है फिर भी वो चल रहा है, और सुने बिनु काना, और बिना कान के सुन रहा है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि चलने के लिए आपको पैर चाहिए, सुनने के लिए कान चाहिए, बट इस लाइन में तो ना उसके कान है ना उसके पैर है, फिर भी कार्य हो रहा है, अतः यहाँ पर आपका विभावना अलंकार होगा। और आई होप कि ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कुटिल का विलोम क्या है? आपके विकल्प हैं सीधा, दूसरा है सादा, तीसरा है सरल, और चौथा है वक्र। कुटिल का विलोम क्या है? सो यहाँ पे जो सही विकल्प है वो है 7th का सी, यानी सरल। देखिए कुटिल का मतलब होता है टेढ़ा, छली, चालबाज, जबकि सरल का मतलब होता है सामान्य, साधारण। सो यहाँ पर जो 7th का सी है सरल, ये एकदम सही है। चलते हैं 8th नंबर क्वेश्चन पर। तो 8वें नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे एक काव्य पंक्ति है और आपको बताना कि ये काव्य पंक्ति किसके द्वारा कही गई है या लिखी गई है। यह ऐसा संसार है जैसे सेमल फूल, यह ऐसा संसार है जैसे सेमल फूल। तो यह काव्य पंक्ति किसके द्वारा कही गई है या फिर लिखी गई है? आपके विकल्प हैं रहीमदास जी, दूसरा है तुलसीदास जी, तीसरा है कबीरदास जी, चौथा है जायसी जी। आपको बताना कि हमें सही विकल्प क्या है। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है 8th का सी, यानी कबीरदास जी। यह ऐसा संसार है जैसे सेमल फूल, यह कबीरदास जी की काव्य पंक्ति है। और आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। 8th का सी इज द राइट वन, 8th का सी एकदम सही यहाँ पर है। बढ़ते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन पर। तो 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि तमोगुण का संधि विच्छेद क्या है? तमोगुण का सही संधि विच्छेद क्या है? आपके विकल्प हैं तमो प्लस गुण, दूसरा है तमह प्लस गुण, तीसरा है तम प्लस अगुण, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। आपको यहाँ पे सही विकल्प का चुनाव करना है। तो क्या ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है? और आई होप कि अब तक आपने इसका राइट ऑप्शन मन में सोच लिया होगा, क्योंकि काफी आसान सा क्वेश्चन है। तो आपको बता दूं जो 9th का बी है तमह प्लस गुण, ये एकदम सही है। अच्छा, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता कि इसमें कौन सा या इसमें कौन सी संधि है, तो आप क्या बताते हैं? आपको बता दूं यहां पर विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है, यहां पर विसर्ग संधि होगी। तो 9th का जो बी है तमा प्लस गुण सही है, और इसमें विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है। तो 9th का बी इज द राइट वन, 9th का बी एकदम सही है। चलते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन पर। यहां पर एक लाइन लिखी हुई है तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। आपको बताना कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आपके विकल्प हैं रूपक, दूसरा है अनुप्रास, तीसरा है श्लेष, चौथा है यमक। आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन को चूज करना है। क्या रूपक सही है, अनुप्रास सही है, श्लेष सही है या फिर यमक सही है? और आई होप कि अब तक आपने सही विकल्प को गेस कर लिया होगा। तो बता दो यहाँ पर जो सही विकल्प वो है 10th का बी, यानी अनुप्रास। तरिन तनुदा तट तमाल तरवर बहुछाए में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। देखिए अनुप्रास अलंकार एक्चुअली होता क्या है, जहां किसी वर्ण या अक्षर की आवृत्ति बार बार होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पे समझना आपको क्या है कि किसी वर्ण या अक्षर की पुनरावृत्ति या आवृत्ति बार बार हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए ता यहाँ पर यूज हुआ है, ता 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 ता, 5 बार आपका ता आया है, अतः यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार होगा। तो तरन तनुजा तर तमाल तरवर बहुछाए में अनुप्रास अलंकार है। और आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर है पेट की आग को क्या कहते हैं? आपके विकल्प हैं जठराग्नि, दूसरा है वगाग्नि, तीसरा है मंदाग्नि, और चौथा है द्रोण। आपको बताना है कि सही विकल्प क्या होगा। तो क्या ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है? सो आपका जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है 11 का ए, यानी जठराग्नि। तो पेट की आग को हम लोग जठराग्नि कहते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि जंगल की आग को क्या कहते हैं, सो आपका सही आंसर होता दावानल। और इसी प्रकार से एक आग होती समुद्र की आग, जिसको हम लोग बोलते हैं बड़वानल। तो पेट की आग जठराग्नि, जंगल की आग दावानल, समुद्र की आग बड़वानल। अच्छा, आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट के माध्यम से देना है। आपको बताना है कि जंगल की आग किस फूल को कहते हैं?
जंगल की आग किस फूल को कहते हैं? आपको ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट के माध्यम से देना है। आपको हिंट के तौर पे दे सकता हूं कि उसी फूल को हम लोग जो फूल है वो यूपी का राजकीय पुष्प है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट के माध्यम से देना है कि जंगल की आग किस फूल को कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है रामचरितमानस की भाषा क्या है? आपके विकल्प हैं भोजपुरी, दूसरा है अवधी, तीसरा है ब्रजभाषा, चौथा है मैथिली। आपको बताना है कि रामचरितमानस की भाषा क्या है। और आई होप कि अब तक आपने इसका आंसर सोच लिया होगा क्योंकि काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। तो 12th का जो बी है अवधी भाषा, ये एकदम सही है। रामचरितमानस की भाषा अवधी है। श्री रामचरितमानस अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा 16वीं शताब्दी में रचित एक महाकाव्य है। इस ग्रंथ को अवधी साहित्य की एक महान कृति माना जाता है। तो 12 का जो बी है वो एकदम सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर 13 और पूछ रहा है आपसे कि काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है? आपके विकल्प हैं यमक अलंकार, दूसरा है अनुप्रास अलंकार, तीसरा है श्लेष अलंकार, चौथा है रूपक अलंकार। क्वेश्चन यहाँ पर है काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है, आपको ये बताना है। तो आपको बता दूं यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है 13 का ए यानी यमक अलंकार। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे इस वाक्य को तो यहाँ पे लिखा हुआ है काली घटा का घमंड घटा और यहाँ पर 2 घटा का प्रयोग किया गया है। देखिए यहाँ पर एक घटा का अर्थ यहाँ पर है बादल, काली घटा का मतलब क्या हुआ काले बादल, और दूसरी घटा का मतलब यहाँ पर है कम होना। तो यहाँ पर 2 घटा का प्रयोग किया गया है लेकिन इनके अर्थ भी यहाँ पर अलग अलग हैं। पहली घटा का अर्थ यहाँ पर है बादल और दूसरी घटा का मतलब यहाँ पर है कम होना। तो यहाँ पर यमक अलंकार है। देखिए यमक अलंकार में भी यही होता है कि जहाँ पर एक शब्द एक से अधिक बार आते हैं, सेम शब्द आपके एक से अधिक बार आते हैं और प्रत्येक का अर्थ अलग अलग होता है, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। ऐसे आपका एक एग्जाम्पल आपका ऐसे और है कनक कनक ते सौगुनी। आपने इसको पढ़ा होगा और बचपन से इसको पढ़ते आए होंगे। देखिए एक कनक का अर्थ होता है सोना जबकि दूसरे कनक का अर्थ होता है धतूरा। ऐसे आपका एक और एग्जाम्पल है 3 बेर खाती ते 3 बेर खाती है। मतलब यहाँ पर क्या है कि वो देखिए पहले यहाँ पर बेर का मतलब हुआ कि 3 बेर मतलब वो 3 बार खाती हैं, सुबह दोपहर शाम यानी 3 बार खाती हैं। और लास्ट में यहाँ पर बेर का मतलब क्या हुआ कि 3 बेर मतलब वो बेर खाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझना ये है कि एक शब्द सेम शब्द आपका एक से अधिक बार आएगा और प्रत्येक के अर्थ अलग अलग होंगे, वहां पर आपका यमक अलंकार होता है। अतः यहाँ पर आपका जो 13 का ए है ये एकदम सही है। और बढ़ते हैं आप अगले नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर है खेत रहना मुहावरे का अर्थ क्या है? आपके विकल्प हैं युद्ध में शहीद होना, दूसरा है कानूनी विवाद से जमीन का बच जाना, तीसरा है जमीन बिक जाना और चौथा है जमीन खोदना। आपको बताना है पर कि सही विकल्प क्या है, खेत रहना मुहावरे का अर्थ क्या है। यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है 14 का ए यानी युद्ध में शहीद होना। तो 14 का ए इज द राइट वन। 14 का एकदम यहाँ पर सही है, युद्ध में शहीद होना या फिर वीर गति को प्राप्त होना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? आपके विकल्प हैं कविता कौमुदी, दूसरा है उद्धव चरित, तीसरा है प्रिय प्रवास और चौथा है लोकायतन। आपको बताना है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है और आई होप कि अब तक आपने आंसर को गेस कर लिया होगा। तो बता दो यहाँ पर जो 15 का सी है यानी प्रिय प्रवास, ये एकदम सही विकल्प यहाँ पर है। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है जो अयोध्या सिंह उपाध्याय जी के द्वारा लिखा गया है। तो 15 का सी प्रिय प्रवास एकदम सही है। बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अत्याचार में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है? अत्याचार शब्द में उपसर्ग यहाँ पर कौन सा है? आपके विकल्प हैं अति, दूसरा है आ, तीसरा है अत, चौथा है अत्यो। काफी आसान सा क्वेश्चन है और आई होप कि अब तक आपने इसको गेस कर लिया होगा। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है 16 का ए यानी अति। अत्याचार में अति यहाँ पर उपसर्ग है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? आपके विकल्प है नागार्जुन, दूसरा है रांगे राघव, तीसरा है भगवती चरण शर्मा और चौथा है धर्मवीर भारती। आपको बताना कि कनुप्रिया के रचनाकार कौन है। यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है 17 का डी यानी धर्मवीर भारती। तो कनुप्रिया के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। 17 का डी इज द राइट वन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, ऋजु का विलोम शब्द है। आपको बताना है कि ऋजु का विलोम शब्द कौन सा है। सो आपके ऑप्शन यहाँ पर है, पहला है सीधा, दूसरा है त्रिकोण, तीसरा है सरल और चौथा है वक्र। आपको यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है। बता दूं, आपका जो सही विकल्प है वो है 18 का डी, यानी वक्र। वक्र इज द राइट वन। तो ऋजु का विलोम होगा वक्र। 18 का डी एकदम यहाँ पर सही है। चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और अगर आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है तो आप अपनी कॉपी पे या रफ पेज को नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया हुआ है। तो क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है, तुलसीदास के रचनाकार कौन हैं? आपके विकल्प हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दूसरा है केशवदास, तीसरा है महादेवी वर्मा और चौथा है डॉक्टर रामविलास शर्मा। आपको बताना कि सही विकल्प क्या है। तो क्या ए सही है, बी सही है, सी सही या फिर डी सही है? यहां पर जो सही विकल्प है वो है 19 का ए, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला यहां पर एकदम सही है। तुलसीदास के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो 19 का जो ए है वो एकदम सही है। तो अगला, तुम चंदन हम पानी किसकी काव्य पंक्ति है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसकी काव्य पंक्ति है? आपके विकल्प हैं दादू, दूसरा है रैदास, तीसरा है कबीर, चौथा है गुरु नानक यानी नानक। आपको बताना है कि यहाँ पे सही विकल्प क्या है। तो क्या ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है? काफी आसान सा क्वेश्चन है और आई होप कि अब तक आपने इसको गेस कर लिया होगा। तो बता दो, यहाँ पे जो सही विकल्प है वो है 20 का बी। 20 का जो बी है रैदास, ये एकदम सही है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये काव्य पंक्ति रैदास जी की है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, कहीं लिख लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। चाहो तो इसको आप स्टार टिक कर सकते हैं। तो जो 20 का बी रैदास, ये एकदम सही विकल्प यहां पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है? आपके विकल्प हैं बुंदेली, दूसरा है कन्नौजी, तीसरा है ब्रजभाषा, चौथा है मालवी। आपको बताना है यहाँ पर कि झांसी, जालौन और हमीरपुर में कौन सी बोली वहां पर बोली जाती है। तो क्या ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है? और आई होप कि अब तक आपने सही विकल्प को सोच लिया होगा। तो बता दो यहाँ पर जो 21 का ए है बुंदेली, ये एकदम सही है। तो 21 का जो ए है ये एकदम सही विकल्प है। चलते हैं 22वें नंबर के क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पर कि रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? रंगमंच पर पर्दे के पीछे के स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? तो आपके विकल्प यहाँ पर हैं पृष्ठमंच, दूसरा है दर्शक दीर्घा, तीसरा है नाट्य स्थल और चौथा है नेपथ्य। आपको बताना है कि यहाँ पर सही विकल्प क्या है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है 22 का डी, नेपथ्य। ये एकदम सही है। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य कहलाता है। तो चलते हैं 23वें नंबर के क्वेश्चन पर। और 23वें नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है द्वंद्व समास की प्रमुख विशेषता क्या है? आपको बताना है कि द्वंद्व समास की प्रमुख विशेषता क्या है। आपके विकल्प हैं प्रथम पद प्रधान होता है, दूसरा उत्तर पद प्रधान होता है, तीसरा दोनों पद प्रधान होते हैं, चौथा है इनमें से कोई नहीं। आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन को चूज करना है। सो क्या ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है? यहाँ पे जो सही विकल्प है वो है 23 का सी, दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, ये इसकी प्रमुख विशेषता है। एग्जाम्पल आपका जैसे यहाँ पर है माता पिता, दिन रात, नर नारी, अमीर गरीब। ऐसे बहुत सारे आपके एग्जाम्पल हैं द्वंद्व समास के। देखिए यहाँ पे एक वाक्य लिखा हुआ है प्रथम पद प्रधान होता है। तो किसमें प्रथम पद प्रधान होता है? वो आपका है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है, और जबकि तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है और तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। तो जो 23 का सी यहाँ पर है वो एकदम सही है। चलते हैं 24 नंबर के क्वेश्चन पर। तो इसमें आपसे पूछा गया है प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? आपके विकल्प हैं दिल्ली, दूसरा है नागपुर, तीसरा है मॉरिशस, चौथा है लंदन। आपको बताना है कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था। सो 24 नंबर का जो सही विकल्प है वो है 24 का बी। कहाँ पर हुआ था? नागपुर में हुआ था। तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में हुआ था। देखिए पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी से
14 जनवरी 1975 तक नागपुर में आयोजित किया गया था। तो 24 का जो बी है एकदम सही है। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। तो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, बीसल देव रासो के रचनाकार कौन हैं? आपके विकल्प हैं नरपति नाल, दूसरा है चंद्रवरदाई, तीसरा है घनपाल, चौथा है जयानक। आपको बताना है यहाँ पर कि बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है। यहाँ पर जो 25 का ए है नरपति नाल, ये एकदम सही है। बीसल देव रासो के रचनाकार नरपति नाल हैं। 16वीं शताब्दी के कवि लेखक नरपति नाल द्वारा राजस्थानी में रचित ग्रंथ है, जिसमें अजमेर के बीसल देव चौहान तथा परमार राजा भोज की पुत्री राजमती की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। तो आपका जो 25 का ए है नरपति नाल, ये एकदम सही यहाँ पर है। सो फ्रेंड्स, ये 25 क्वेश्चन थे हिंदी के, और आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, कीप प्रमोटिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।